स्वागत है तुम सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कल का अधूरा काम को पूरा करने जा रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने एग्जाम्पल 20 तक कराया था और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस वाला टॉपिक भी एक्सप्लेन कराया था। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 22 और कुछ और टॉपिक्स हैं इनके बीच में, वो कवर करेंगे। तो मतलब एक्सरसाइज 3.3 से पहले के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 अगर तुम्हें समझनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं अगर किसी पार्ट पे स्किप करना है तो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि तुम पूरी वीडियो देखो। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 21 करते हैं। एग्जाम्पल 21 मैंने कल ही समझाया था कि प्रॉपर्टी 4 जो है ट्रांसपोज की, उसे वेरीफाई करने के लिए है बस। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो मैट्रिसेस गिवन है, ए बी निकालो तुम, वो तुम्हें आता है, ट्रांसपोज निकालना भी आता है। ये एल एच एस हो गया। आर एच एस कैसे निकालना है, बी का ट्रांसपोज निकालो, उसको ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो ये रहा 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब मैंने कल बताया था आपको कि मैं इसका रीज़न दूंगा कि ये ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्यों नहीं होता। इसका रीज़न मैंने आपको कहा था कि कल दूंगा, तो आज मैं रीज़न दूंगा इसका इस क्वेश्चन के एंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसा आपको आता है वैसे करो। ए आपको पता है -2, 4 और 5, इसका ऑर्डर क्या है 3x1। बी आपको पता है, बी का ऑर्डर है ये बी मैट्रिक्स और 1x3 इसका ऑर्डर है। तो LHS निकालते हैं। सबसे पहले LHS के लिए ए बी निकालना है, तो ए बी निकालते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू -2, 4, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 और -6 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, 3x3 आएगा, ठीक है ना। अगर जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं उसको पता है कि ऑर्डर कैसे आना है। तो 3x3 हमारा ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके। पहली वाली मैट्रिक्स को रोज़ में डिवाइड करना है, दूसरी वाली को कॉलम्स में। अब मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 1 -2 1 से होगा -2, -2 3 से होगा -6 और -2 -6 से होगा तो 12 आएगा। अब सेकेंड रो 4 1 से होगा 4, फिर 12, फिर -24। अब 5 होगा 5, 15 -30। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। डैश का मतलब ट्रांसपोज ही होता है, तो डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख रहा हूँ मैं। आपको पता है रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहली रो क्या है, -2, -6 और 12, ये हमारी पहली रो है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -2, -6 और 12, इसको पहला कॉलम बना देंगे। अब दूसरी रो के साथ भी यही करेंगे, 4, 12 और -24, फिर 5, 15 और -30। ये हो गया LHS निकल चुका है हमारा। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में 3-4 नंबर का या किसी भी पेपर में, तो आपके आधे नंबर तो मिल ही चुके हैं, ठीक है। और आसान था काफ़ी, कुछ किया भी नहीं हमने। अब निकालते हैं RHS। RHS के लिए क्या करना है, वो कह रहे हैं पहले बी ट्रांसपोज निकालो। यहाँ पर देखो, पहले बी ट्रांसपोज निकालो, फिर ए ट्रांसपोज निकालना और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो ये थोड़ा हमें टाइम ले सकता है, ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो पहले मैं बी को लिख देता हूँ यहाँ पर। बी क्या है हमारा 1, 3 और -6, ये हमारा बी है। और ए क्या है, ए है हमारा -2, 4 और 5, -2, 4, 5। तो बी ट्रांसपोज निकालना है और ए ट्रांसपोज, सबसे पहले वही कर रहे हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज आपको पता है बी का कैसे निकलेगा, 1x3 का मैट्रिक्स है ये, तो ये 3x1 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा और एक ही रो है तो वही एक कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज। सिमिलरली
ए ट्रांसपोज कैसे होगा? ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? 3x1, तो एक ऑर्डर सॉरी, तो एक ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 1x3 हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा वो, -2, 4 और 5, ये हमारा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो ए ट्रांसपोज के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 1, 3 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2, 4 और 5 से, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा ये पहले सोचो। इसका है 3x1, इसका है 1x3, तो 3x3 का मैट्रिक्स होगा कुछ बड़ा सा, ठीक है। अब क्या करना है, रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। ये होगा -2, ये होगा 4 और 5, फिर -6, 12 और 15, फिर 12, -24 और -30, ये हो गया। और अब आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये जो RHS है ये हमारा LHS के इक्वल आया, -2, 4, 5, देखो -2, 4, 5, -6, 12 और 15 और 12, -24, -30, यही था LHS। तो यहाँ लिख दो आप, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आई होप ये समझ आ गया होगा और इतना कुछ मुश्किल है भी नहीं इसमें। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे ना, वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, LIKE, ठीक है, थंब जैसा बना होगा, उसे प्रेस कर दो यार मेरी खुशी के लिए। सब्सक्राइब करो मत करो, मैं तुम्हें सब्सक्राइब के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट एक लाइक तो मेरे लिए बनता है यार। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं यूट्यूब पे, जो मैं भी यूट्यूब काफ़ी देखता हूँ, तो मतलब उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन क्या कहूँ मैं, मुझे लगता नहीं वो डिज़र्व करते हैं इतने सब्सक्राइबर्स। लेकिन मैं सब्सक्राइब तुम्हें करने को कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ लाइक कर दो बस। सब्सक्राइब अगर तुम्हें पसंद है चैनल तो करो, नहीं तो नहीं पसंद तो डिसलाइक कर दो वीडियो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मगर अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक तो कर ही दो, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो 21, अच्छा अभी मैंने वो भी नहीं बताया आपको कि क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, तो उसे सुनो। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और हमारे को क्या, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि क्यों हमारा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल नहीं होता ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के, यही बताना है ना मुझे। तो देखो हमने ए बी ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है, इसका ऑर्डर देखो क्या है, इसका ऑर्डर यहाँ पर था 3x3, सही है बात, बिल्कुल सही है। अब 3x3 का ऑर्डर आ गया। अब अगर किसी मैट्रिक्स को इक्वल होना है ना एक 3x3 के मैट्रिक्स से, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर इसकी इक्वल इसे होना है ना तो इसे भी एटलीस्ट 3x3 तो होना ही पड़ेगा। ये तो एक रिक्वायरमेंट है, दूसरी तो अलग है, हमें पहली पे अभी देख रहे हैं। अब क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का होगा अगर हम निकालेंगे इसको? तो सबसे पहले आप ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख रहा है 3x1, ठीक है ना, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 1x3 होगा कि नहीं? सबसे पहले देखो यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है? 3x1, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 1x3। सिमिलरली बी का ऑर्डर है यहाँ पर 1x3, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3x1 होगा, यही होगा ना ऑर्डर। और अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है? 1x1। अगर आप ये निकालोगे ना तो आपका 1x1 का एक मैट्रिक्स आएगा जो कि कभी भी इस चीज़ के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3x3। लेकिन जब आप बी ट्रांसपोज आगे करते हो और ए ट्रांसपोज पीछे करते हो ना, तो आपको 3x3 का मैट्रिक्स मिलता है और वो इक्वल होता है इसके, ठीक है। तो इसका लॉजिक तो यही था कि क्यों हम ऐसा नहीं करते और क्यों हम ऐसा करते हैं, तो यही लॉजिक था इसका। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पीछे जाके देखो, होगी नहीं मेरे हिसाब से। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें क्या है,
नाम से ही पता लग रहा है क्या है, ठीक है। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखते हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर एक स्क्वायर होता है, लेट्स से ये चलो रेक्टेंगल मान लिया, तो अगर हम एक ऐसी लाइन खींचते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी इसको शायद ऐसे ही कुछ कहते थे, अगर हम ये खींचते हैं और हमें दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड बराबर दिखती हैं, सेम शेप की दिखती हैं, तो वो शेप सिमेट्रिक होती है ना। यही था बिल्कुल। अब सिमेट्रिक वर्ड यहाँ पर भी इनने मैट्रिसेस में जोड़ दिया। तो एक मैट्रिक्स में एग्जांपल ले रहा हूँ ए, और मैं कहता हूँ कि ए मैट्रिक्स है हमारा 1 0 1 0 1 0 और 0 0 या 1 0 1, फिर से ये मैट्रिक्स है। तो ये सिमेट्रिक तभी होगा, ध्यान से सुनना, ये सिमेट्रिक तभी होगा जब, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ ना, एक ऐसे मैं लाइन खींच दूँ और इस लाइन को मैं फ्लिप कर दूँ, अगर मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसे की तरफ फ्लिप कर दूँ, मैं इस मैट्रिक्स को कुछ ऐसा बना दूँ, इसका ट्रांसपोज निकालूँ बेसिकली। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो एक बार बनाते हैं, 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1, यही बनेगा ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ट्रांसपोज निकालने के बाद भी ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है ना कि ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान से सोचा हो या देखा हो कि क्या चल रहा है, तो उसके दिमाग में एक सवाल आएगा। सवाल ये है कि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं ना, ट्रांसपोज, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अगर वो 1 क्रॉस 3 का होता है तो 3 क्रॉस 1 बन जाता है, अगर 2 क्रॉस 4 का होता है तो 4 क्रॉस 2 बन जाता है, ऐसे हो जाता है ऑर्डर। तो हमें तो देखना है कि यार ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, और इक्वल के लिए तो ऑर्डर सेम चाहिए। तो इससे एक और चीज़ आती है कि सिर्फ़ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो हो सकता है कि शायद वो सिमेट्रिक हो। लेकिन अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, और फिर जो मैट्रिक्स आएगा ट्रांसपोज निकाल के वो कभी भी हमारे पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर में फ़र्क आ गया, ठीक है ना। तो अब एनसीईआरटी को रीड करके मैं आपको समझाता हूँ। एनसीईआरटी कहती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखा पहले इनने बोल दिया, इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक। देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं दोबारा बोल दूँ कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता। ये नहीं है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो वो स्क्वायर तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। दैट इज़, वो जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए आई जे हैं, तो अगर हम एलिमेंट्स को ए जे आई कर दें तो, और वो दोनों इक्वल आ जाएं, तो वो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब समझ आ गया किसी को? मतलब समझ आ गया सबको? अगर नहीं आया तो सुनो क्या होता है ये। ए आई जे जो है ना, वो हर एलिमेंट को डिनोट करता है एक तरीके से। हम अगर मैंने कहीं पर लिख दिया ना ए आई जे, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन वाले एलिमेंट्स को आप रिवर्स कर दो और ए जे आई कर दो, और अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब ए जे आई क्यों कर रहा हूँ मैं? ट्रांसपोज निकालने के लिए। ध्यान से देखो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। तो यहाँ पर इनने यही तो किया है। अगर आई रो है और जे कॉलम है तो इनने जे को रो बना दिया और आई को कॉलम बना दिया, ठीक है ना। इनने इंटरचेंज कर दिया ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो वो यही है कि अगर ट्रांसपोज के इक्वल होता है कोई मैट्रिक्स तो वो सिमेट्रिक होता है। इसका एक एग्जांपल ये है, क्या ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा?
तो बिल्कुल होगा। आप ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर एक लाइन खींच दो ना, तो ये 2 2 के इक्वल आ रहा है, ये वाला 3 3 के इक्वल आ रहा है, -1 की इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स डेफिनेटली ट्रांसपोज निकालने के बाद भी खुद के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर भी है, ठीक है ना। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी कुछ नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वो इक्वल आए माइनस ऑफ वही मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब एक बार बोर्ड पे चलते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आना चाहिए ए के, ये कंडीशन थी सिमेट्रिक की, ठीक है ना। इसे हाईलाइट कर देते हैं हम। अब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा जो मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आपको कोई और बताएगा, और ना ही वो एनसीईआरटी में लिखी है, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो, अब एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले सिमेट्रिक का एग्जांपल। सिमेट्रिक का एग्जांपल क्या होगा कि लेट से एक मैट्रिक्स है ए जो है 1 5 7 2 2 3 3 -1 -1, ये एक मैट्रिक्स है। तो मैंने इतनी जल्दी कैसे बना दी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स? मैंने क्या किया, मैंने जो डायगनल एलिमेंट्स थे उनको कुछ भी ले लिया, कुछ भी, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स थे A12 उसको मैंने इक्वल कर दिया A21 के, A13 जो था उसको मैंने इक्वल कर दिया A31 के, और A23 जो था उसको मैंने A32 के इक्वल कर दिया। ये 3 चीज़ें करते ही मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। देख लो, ये मैंने इसके इक्वल किया, ये मैंने इसके किया, और ये मैंने इसके, ये करते ही मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुका है। कैसे है ये सिमेट्रिक, देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालो। जो इसकी रो है पहली वो क्या है, 1 2 3, तो ये बदल जाएगा कॉलम में 1 2 3। और अब सेकंड रो बदल जाएगी सेकंड कॉलम में 2 5 -1, और थर्ड रो -3 3 -1 7। देख लो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि फ़र्क नहीं है इसलिए ये सिमेट्रिक है। समझ आ गया? अगर आपको कभी लाइफ में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आपको क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ भी ले लो और बाकी इन सब को इक्वल कर दो। अगर वो 2 क्रॉस 2 का है तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 में A12 को A21 के इक्वल कर दो। 2 क्रॉस 2 में कुछ ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 में से 2 तो डायगोनल हैं, तो इनको तो हम कुछ भी ले सकते हैं, और इन दोनों को हमें आपस में इक्वल करना होता है। ये है A12 और ये है A21। अगर ये दोनों अपने आपस में इक्वल कर दिए तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, ठीक है ना। ऐसी 4 क्रॉस 4 का भी हो सकता है। अगर किसी ने मुझे इस वीडियो की कमेंट में बताया कि 4 क्रॉस 4 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या कौन से एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो मैं उसे हार्ट दूंगा, ठीक है। और मैं पिन भी करूँगा उसको, ठीक है, और मैं रिप्लाई भी करूँगा, और मैं उसका खुद एक डाउट भी सॉल्व करूँगा। चलो भाई, इतना कुछ बढ़िया, क्या टीचर हूँ यार मैं। चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स है B जो कि 3 क्रॉस 3 का है, और उसके एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे, डायगोनल एलिमेंट्स उसके सारे 0 हैं, और यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर -1 है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ है -2, और यहाँ है 3 तो यहाँ है -3। क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो आंसर होगा बिल्कुल। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको एक चीज़ पता है कि आपका B ट्रांसपोज -B के इक्वल होना चाहिए। ये बात मैंने बताई थी अभी 5 मिनट पहले, ठीक है। तो यही मैंने किया है। सबसे पहले B ट्रांसपोज मैं आपको निकाल के वेरीफाई कराता हूँ। B ट्रांसपोज आप निकालोगे क्या आएगा, पहली रो बन जाएगा पहला कॉलम,
फिर ये होगा और फिर होगा ये, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है क्या, तो माइनस बी निकालते हैं। माइनस बी क्या आएगा, ये जो आपको दिख रही है ये बी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और अब आपको दिख रहा है कि माइनस बी वाली मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यही हमारा आंसर था। अब ये हुआ कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बनाया कैसे, इसकी क्या कंडीशन है कि आपको जो ए आई जे है उसको आपको इक्वल करना है माइनस ऑफ ए जे आई के, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ कर दी तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, लेट से एक एलिमेंट है A21 और यहाँ पर A21 क्या था, आप बी मैट्रिक्स देखो, A21 हमारा 1 था, तो A12 को ना मैंने कर दिया -1 कर दिया, और ऐसे ही कर करके मैंने ए आई जे वाली जगह पे जितने भी एलिमेंट्स मैं डाल सकता था वो सारे डाले और उनके रिवर्स को मैंने माइनस वाले उसके इक्वल कर दिया, तो बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप सोचोगे कि डायगनल वाली जगह पे ज़ीरो ही क्यों आ रहा है, तो आप खुद ध्यान दो, डायगनल वाली जो जगह पे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका ऐसा कुछ उनकी पोजीशन है A11। अगर मैं A11 को इक्वल करूं माइनस ऑफ A11 के, जो कि कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की, ये कंडीशन है, इसे हाईलाइट कर लो। अगर मैं ये कंडीशन करूं ना तो पता क्या होगा, तो A11 का ट्वाइस हमारा ज़ीरो हो जाएगा और सिमिलरली A11 हमारा ज़ीरो आ जाएगा। इसीलिए जो डायगनल में एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। NCERT में भी ये बात लिखी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, देखो। नाउ इफ़ वी पुट i इज इक्वल्स टू जे, आई इज इक्वल्स टू जे हम क्यों पुट कर रहे हैं, डायगनल वाले एलिमेंट्स को देखने के लिए। अगर हम ये करते हैं ना तो हमारे पास होता है ai वही एलिमेंट इक्वल हो अपने ही नेगेटिव के। क्या कोई ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, तो सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा, और वो है ज़ीरो। ज़ीरो अगर पॉजिटिव है, वैसे ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम ज़ीरो के आगे नेगेटिव डाल भी देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ज़ीरो के इक्वल ही होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर, इसलिए ये लिखा था, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ज़ीरो। ज़ीरो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स इनने गिवन है ये वाली, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है क्योंकि सबसे पहले डायगोनल वाले ज़ीरो है, और दूसरी बात यहाँ पर जो ई है वो -e के इक्वल है, एफ -f के और जी -g के, मतलब इनने सही तरीके से एलिमेंट्स को बिठाया है, तो ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब देखते हैं थ्योरम 1 को। थ्योरम 1 हमें क्या कह रहा है, थ्योरम 1 कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर सिर्फ रियल नंबर्स बैठे हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप ऐड करोगे उसका ट्रांसपोज तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा, और अगर आप उस मैट्रिक्स से माइनस करोगे उसका ट्रांसपोज तो जो मैट्रिक्स आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो क्यों है ये हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल ये है कि A + A ट्रांसपोज हमारा जो मैट्रिक्स रिटर्न करता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों होता है, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। तो लेट करते हैं कि मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज़ A मैट्रिक्स है, और इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ जिसको मैं कहता हूँ A' या फिर A ट्रांसपोज। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो लेट करते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स आता है B। अब थ्योरम क्या था, थ्योरम ये था कि A + A' हम किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे ना तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, इस केस में जो कि B है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें B को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। थ्योरम 1 यही कह रहा है ना कि B को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करो। तो
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि B इज़ इक्वल्स टू बी डैश हो जाए। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर B इज़ इक्वल्स टू बी डैश हो जाता है या फिर B ट्रांसपोज, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है। तो मुझे यही प्रूव करना है कि B ट्रांसपोज जो है वो B के इक्वल है। ठीक है, अब देखो B ट्रांसपोज क्या होगा। B ट्रांसपोज होगा A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसका मतलब है B, और उसके बाहर मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ये चीज़ B है, तो नीचे मैंने वही लिख दी और बाहर उसका ट्रांसपोज लगा दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम आगे लेके बढ़ेंगे। अब अगर मैं LHS ऐसे ही छोड़ूँ और RHS में ट्रांसपोज को अंदर लेके जाऊँ ब्रैकेट के, तो ये ऐसे होगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है ना, और ये डायरेक्ट क्यों खुला, इसका कोई रीज़न देने की मेरे को नीड नहीं है। अगर 2 + 3 है या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, लेट्स से A प्लस B, और मैं उन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो मैं उनका इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ और फिर बाद में उन्हें ऐड कर सकता हूँ। ये शायद एक प्रॉपर्टी भी थी, आपकी याद हो तो। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, और ये मैंने ऐसे ब्रैकेट खोल दिया। अब एक और प्रॉपर्टी थी कि A ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज ही है, लेकिन A ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज निकालने पर A ही रिटर्न होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, LHS एज इट इज़। RHS में क्या आ गया, इसको अगर मैं आगे लिख दूँ और इसको पीछे, तो A प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब B हुआ। तो मतलब क्या हुआ? B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज, हेंस प्रूव्ड। प्रॉपर्टी 1 का पहला पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। प्रॉपर्टी 1 का ही दूसरा पार्ट एक और है। वो कहते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं ना हम, तो ये जो मैट्रिक्स आता है, लेट से C आता है, ये जो C आता है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या था कि C इज इक्वल्स टू माइनस C ट्रांसपोज होता है, या फिर अगर एक और भाषा में बोला जाए तो C ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है माइनस C के। ठीक है, अब ऐसी चीज़ क्यों होती है और हर मैट्रिक्स में होती है ये? अगर कोई भी आप मैट्रिक्स लोगे कोई भी और उसमें उसी का ट्रांसपोज माइनस करोगे, ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये इसका प्रूफ था। आपको किसी को नोट करना है तो कर ले, बुक में भी लिखा पड़ा है, वैसे मैंने तो समझाने के लिए सिर्फ किया। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। तो लेट से फिर से कि एक C मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ठीक है, C का ट्रांसपोज मैं निकाल रहा हूँ, तो C है क्या? C है हमारा A माइनस A ट्रांसपोज, और इसका मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। सही बात है। अब LHS एज इट इज़ रखो, ट्रांसपोज को अंदर लेके जाओ, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा? A ट्रांसपोज एज इट इज़ माइनस A। सही है बात? बिल्कुल सही है। अब देखो LHS एज इट इज़, अगर मैं RHS में से माइनस कॉमन ले लूँ, कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या बचेगा? A माइनस A ट्रांसपोज, यही आएगा ना। इस A ट्रांसपोज के आगे माइनस आ जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ध्यान से देखो, C ट्रांसपोज तो एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस, ये जो अंदर आपकी चीज़ लिखी है ना, ये और कुछ नहीं C मैट्रिक्स ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ C। तो ये हमारा थ्योरम 1 का ही जो सेकंड पार्ट था उसका प्रूफ हो चुका है कि C ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा माइनस C के। ये इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, यही तो हो गया इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये चीज़ प्रूफ हो गई कि किसी भी मैट्रिक्स में ये चीज़ अप्लाई होती है। अब थ्योरम 2 देखते हैं। थ्योरम 2 कह रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा थ्योरम है। देखो ये कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है हमारे पास, कोई भी 2x2 की, 3x3 की, 4x4 की, किसी भी ऑर्डर की कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम उसको दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, दो मैट्रिसेस में हम ऐड करके दिखा सकते हैं कि ये प्लस ये हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये वाली होगी, और ये जो इन दोनों में ये दोनों जो मैट्रिसेस है ना, इनमें से एक होगी सिमेट्रिक और एक होगी स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है, समझ नहीं आया? देखो दोबारा सुनो। ये कह रहे हैं कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, लेट से ये मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसको मैं 2 टुकड़ों में बांट सकता हूँ। वो 2 टुकड़े कुछ भी हो सकते हैं, इसी ऑर्डर के होंगे ऑफ कोर्स, और दोनों को जब मैं ऐड करूँगा ना तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। बात ये भी है कि इनमें से एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। ये बहुत तगड़ी चीज़ है और आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 3-4 नंबर में आते हैं। 3x3 का आपको देते हैं या 2x2 का भी दें, 3 नंबर में तो आएगा मिनिमम। आपके स्कूल के पेपरों में आने के भी काफ़ी चांसेस हैं इसके, तो देख लो इसको। इसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये है ना कि अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो मैं लिखूँगा कैसे उसको? स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के तौर पे लिखूँगा कैसे? इसको लिखने का क्या तरीका है? आप लिखो ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आपको ये बात पता है कि ये जो मैट्रिक्स आएगी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं? बिल्कुल, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आप क्या करो, इसी में आप ऐड करो ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को। ठीक है, और इन दोनों के आगे ना आप हाफ लगा दो। ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि ए को हम तोड़ रहे हैं 2 टुकड़ों में, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों जो टुकड़े हैं ये इनमें से एक सिमेट्रिक है और एक है स्क्यू सिमेट्रिक। ये अभी हम प्रूफ करके आए हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक होगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन अब ये ऐड होके ए बन कैसे रहा है? ये RHS, ये जो RHS है हमारा इतना कॉम्प्लेक्स सा, ये ऐड होके ए कैसे बन रहा है? ये चीज़ आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ब्रैकेट को खोलूँ तो क्या होगा? हाफ को ऐसे ही रहने देते हैं, ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस हाफ ऐसी ये ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हाफ ए, अब यहाँ माइनस है। ठीक है, तो माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को देखो, थर्ड टर्म को सॉरी, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ए ही आएगा, और जब सेकंड और फोर्थ को आपस में आप ऐड या माइनस जो भी कहना चाहते हो वो करोगे ना तो आपका 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? RHS पे ए ही लिखा है। उसको लिखने का बस थोड़ा हमने स्टाइल में लिख दिया और कुछ भी नहीं है। RHS पे हमारा अब भी ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ आ गया कि ए लिखा है, और हमने इनको 2 टुकड़ों में बांट भी दिया। अगर अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल है कि ये तो मुझे समझ आ गया कि ए प्लस ए डैश हमारा सिमेट्रिक होता है, लेकिन उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, आपको समझ आ जाएगी ये बात। अगर 1 0 0 1 ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो अगर मैं इनको हाफ से कर भी दूँ ना, हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर भी दूँ तो 1 की जगह हाफ आ जाएगा, तो क्या होगा? तब भी ये सिमेट्रिक रहेगा। ऐसे आप दुनिया भर का कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 4 4 2 ले लो, आप 2 4 4 3 ले लो, इसको भी जब आप हाफ करोगे तो डायगोनल वाले मैट्रिक्स पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर अगर ये वाला मैट्रिक्स हाफ, ये वाला एलिमेंट हाफ होगा तो ये वाला भी तो हाफ होगा, तो वो आपस में कैंसिल होके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रह जाता है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम हो गया, और इसका प्रूफ भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका प्रूफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो डेफिनेटली याद रख लेना। इसको एज अ थ्योरम ही याद कर लो, एज अ गॉड याद कर लो। ठीक है, ये इस चैप्टर का गॉड ही है, इस टॉपिक का तो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल 22 देखो, वही चीज़ आ गई जो मैंने कहा था आ सकती है। वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करो बी मैट्रिक्स को एज अ सम, 2 मैट्रिक्स के सम के तौर पे, जिनमें से एक होगा सिमेट्रिक और एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। वही चीज़ आ गई जो अभी हमने थ्योरम 2 में समझी है। ठीक है, तो इसको मैं सीधा कॉपी करता हूँ और एकदम समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा एग्जाम्पल 22 आपकी स्क्रीन पे।
अब सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार आपके सामने लिखना चाहता हूँ। अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है, जैसे इस केस में बी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में जो बी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश। इन जब ब्रैकेट्स को आप खोलोगे तो RHS में आपको बी ही मिलेगा और कुछ नहीं, और इसका भी मैं आपको खोल के दिखा चुका हूँ ऊपर। अब ये चीज़ हो गई। अब हमें एक और चीज़ पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो आएगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जो सेकंड वाला है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यही हमें करना है, एक सम के तौर पे दिखाना है बी को, जिसमें से एक हो सिमेट्रिक और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऊपर आपको पूरा समझा दिया करना कैसे, बस ये कह रहे हैं करके दिखा दो, तो दिखा दो करके, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि बी ट्रांसपोज निकालना है। बी आपको ऊपर दिख रहा है, बी ट्रांसपोज निकालते हैं, या एक काम करता हूँ मैं बी को भी नीचे लिख लेता हूँ और फिर बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये बी को मैंने कॉपी कर लिया है, अब बी ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ बताओ, मैंने बड़ा भी कर दिया, स्क्रीन बड़ी भी कर दी, मेरे तो जेंडर ही चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो पहली रो है 2 - 2 - 4, ये हमारा पहला कॉलम बन जाएगा। तो 2 - 2 - 4, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करो, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर एक भी गलती हुई, एक भी -2 का +2 बन गया तो पूरा आपके 4 नंबर गए, ठीक है। -1 को एज इट यहाँ पर 3 और 4, और फिर 1 - 2 - 3, तो ये हमारा बी ट्रांसपोज निकलाया, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब क्या करते हैं हम, ये चीज़ निकालते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। वो क्या होगा, बी प्लस बी ट्रांसपोज, मेरे साथ साथ आप बताओ। 2 + 2 होगा 4, -2 - 1 -3, -4 + 1 -3, -1 - 2, ये भी -3 होगा, वाह। 3 + 3 6, 4 - 2 2, और क्या बचा 1 - 4, तो ये -3 आएगा। -2 + 4, ये फिर से 2 आएगा, और -3 - 3, तो ये आएगा -6। ये आपका हो गया बी प्लस बी डैश या फिर बी ट्रांसपोज। अब निकालते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं, सबसे पहला 2 - 2, तो ये 0 होगा। फिर -2 माइनस ऑफ -1, तो -2 + 1 हो गया ये, तो यहाँ पर आएगा -1। फिर आएगा -4 - 1, तो ये -5 होगा। इन सब को हमें माइनस करना है, प्लस नहीं, तो ये केयरफुली करो आप। -1 माइनस, देखो -1 माइनस -2 लिखा है यहाँ पर, तो ये क्या होगा -1 + 2, तो मतलब 1 होगा ये। फिर ऐसे ही 3 - 3 हमारा 0 होगा, और 4 - -2 ये होगा 6। अब 1 - -4 मतलब 1 + 4 हो गया ये, तो ये बनेगा 5। फिर -2 - 4, तो ये होगा -6, और -3 + 3 होगा ये, तो ये बनेगा 0, ठीक है। तो ये हमारा दोनों मैट्रिक्स आ गए। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड करके बी आए, और वो दोनों मैट्रिक्स पता है कहाँ से आएंगे, वो दोनों मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स के हाफ होंगे, ठीक है ना। देखो ये हमने निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया। अब इन दोनों का जब हम हाफ कर देंगे ना, हाफ से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वो दोनों मैट्रिक्स मिल जाएंगे जिनको ऐड करके बी भी आता है, और उन दोनों में से एक सिमेट्रिक भी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, तो करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट Q = हाफ ऑफ B + B डैश, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने B + B डैश को हाफ करके जो मैट्रिक्स आएगा उसका Q नाम कर दिया, और कुछ नहीं किया, ठीक है, नामकरण कर दिया। अब हाफ करते हैं, 4 का हाफ 2, -3/2 और -3/2,
फिर -3/2, 3 और 1, -3/2, 1 और -3 आएगा यहाँ पर, ठीक है। -6 / 2 -3। यहाँ पर एक और चीज़ हम कर रहे हैं, एंड P = हाफ ऑफ B - B' या फिर B ट्रांसपोज। अब जिसको ये समझ आ गया उसको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर इसमें हमने Q नाम रखा है तो हमने दूसरी मैट्रिक्स का P नाम रख दिया, ठीक है। हाफ करते हैं हम, ऊपर से इस वाली मैट्रिक्स का हाफ करना है हमें, तो 0 तो 0 ही आएगा तीनों जगहों पे, तो मैं 0 पहले ही लिख देता हूँ, 0 0 और 0, ठीक है ना। अब देखते हैं -1 - 5, तो ये होगा -1/2 -5/2। सेकेंड 1/2 और 6/2, मतलब यहाँ पर आएगा 1/2 और 6/2 हमारा 3 होता है, तो डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब 5/2 और -6/2, तो यहाँ पर आएगा 5/2 और -6/2 को मैं डायरेक्ट -3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P मैट्रिक्स। अब आपको करना क्या है, बस आप क्या करो, आप यहाँ पर लिखो RHS = या RHS भी मत लिखो, आप कहो नाउ P + Q = दोनों को ऐड करके दिखा दो, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैंने दोनों को ऊपर से लिख लिया, P को मैंने ये लिख दिया, Q को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ऐड करते हैं दोनों को, दोनों ऐड करके हमें पता है B मैट्रिक्स के इक्वल ही आएंगे। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप डायरेक्ट B मैट्रिक्स लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। 0 + 2 हमारा 2 होगा, -½ मतलब हाफ लिखा है ये, ठीक है, और यहाँ लिखा है ½ मतलब माइनस का डेढ़, तो माइनस का डेढ़ माइनस का आधा, -2 बनता है। नहीं हो रहा तो साइड में LCM वगैरह ले लो, -1/2 -3/2, LCM 2 आएगा, -1 और -3 -4 बनेगा, ये कट के -2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, किसको जैसे करना है यार। अब देखो नीचे सेम है तो ऊपर सीधा ऐड करो, -8 / 2 -4 आएगा, नीचे इसमें भी सेम है, ऊपर ऐड करो, ऊपर ऐड करके -2 आएगा, -2 / 2 हमारा -1 होगा। 0 + 3 3, 3 + 1 4, ये प्लस ये कितना होगा 2 होगा ऊपर और 1 बचेगा, ठीक है। और -3 + 1 ये होगा 2 और यहाँ पर आएगा -3। अब आप एक बार गौर करो, B मैट्रिक्स हमारी यही नहीं थी क्या, इसको मैं B को हटा देता हूँ, एक बार ये देखो ये क्या है, 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, फिर क्या था -1 3 4, तो यहाँ क्या था -1 3 4, और लास्ट रो थी हमारी 1 - 2 - 3, तो यहाँ पर भी हमारी क्या लास्ट रो क्या आई है 1 - 2 - 3। ओके, यहाँ पर हमने शायद गलती करी है, तो -2 होना है, तो हाँ बिल्कुल -3 + 1 हमारा -2 ही होगा, तो ये हो गया। अब आपको ये चीज़ दिख गई ना कि ये B के इक्वल आ रहे हैं, तो आप सीधा लिख सकते हो क्लियरली दिस इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। क्या करना था क्वेश्चन में, यही था बस, तो यही आपको लिख देना है कि P और Q दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हैं और जिनको ऐड करके B आता है। अगर आप इतना भी क्वेश्चन छोड़ दोगे और लिख दोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q स्क्यू सिमेट्रिक P, बस इतना, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड करके लेकिन दिखाना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, तो हम ख़त्म कर चुके हैं पूरी एक्सरसाइज को, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगा स्टार्ट, तो अगर उसे देखना है आपको तो कल ही या परसों डल जाएगी वो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक आप देख रहे होगे मैं डाल भी चुका हूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट करो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं वो आपके ऊपर है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take